बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज चौधरी निसार अली ख़ान पंजाब असम्बली में हलफ उठाने के लिए आए, लेकिन आज हलफ ना उठा सके। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कायम मकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। वो असम्बली में मौजूद नहीं थे, डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं थे, इसलिए चौधरी निसार ना उठा सके। चौधरी निसार ने यह कहा कि अगर आइन के तहत देखा जाए तो चेयरमैन ऑफ पैनल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में हलफ ले सकता है। अगर ये मुझसे हलफ ना लेंगे तो मैं कल या परसों अदालत से रुजू करूंगा। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौयत देखें तो जून 2020 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असम्बली थी सानिया कामरान, उनको भी हलफ उठाने के दौरान चेयरमैन ऑफ पैनल का सामना था। उस वक्त भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं थे, तो चेयरमैन ऑफ पैनल ने सानिया कामरान का हलफ लिया था। तो आज चेयरमैन ऑफ पैनल ने चौधरी निसार अली खान साहब का हलफ क्यों ना लिया? ये एक बुनियादी वजह है। आने वाले दिनों में चौधरी निसार अली खान के हवाले से जो बातें चल रही हैं वो किस हद तक सच साबित होंगी? क्या वो किसी के कहने पर दोबारा पंजाब असम्बली की तरफ रुजू कर रहे हैं, जिसकी तरदीद उन्होंने खुद अपनी गुफ्तगू में कर दी है? इस पर भी रोशनी डालेंगे, राना साहब की तरफ रुजू करेंगे। राना साहब, सबसे पहले बात तो ये कि चेयरमैन ऑफ पैनल को लेकर जो इस वक्त बातें की जा रही हैं कि आज हलफ ना लेने में सबसे बड़ी कसूरवार पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत है कि ये आड़े आई है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है। आपकी नजर में ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है और आने वाले दिनों में इस हलफ को लेकर क्या बातें होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज की बात, वैसे आज जो कुछ हुआ ये चौधरी निसार को भी पता था, ये मुझे भी पता था, ये आपको भी पता था और बहुत से और लोगों को भी पता था। देखें, चौधरी निसार एक वाहद रुकन असम्बली हैं जिनके खलफ उठाने के हवाले से 11 रोज़ से चहमगोइयाँ चल रही थी। फिर उनकी तरफ से बाकायदा उन्होंने कहा मैं हलफ उठाने आ रहा हूँ, और कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं था जिस पर यह नहीं चलता था, कोई कैमरा ऐसा नहीं था जो चौधरी निसार की हलफ बर्दारी की तकरीब को कवर करने के लिए उनके पंजाब असम्बली आने से लेकर दीगर मामलात के लिए उनके घर से लेकर बल्कि मैं आपको मज़े वाली बात बताता हूँ कि एक रोज़ पहले यानी कल के रोज़ ये शोर मचा हुआ था कि चौधरी निसार जो हैं वो लाहौर आ रहे हैं, उनके याद सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक से मीटिंग से। अच्छा, ये कहीं सी और जगह नहीं, ये बाकायदा एक सिविल खुफिया अदारा जो है उसकी ये रिपोर्ट थी। मुझे पूछा गया, मैंने कहा जी मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो अभी तक चक्री में हैं और वो जब लाहौर आएंगे तो वो बिल्कुल सब के सामने मुलाकातें करेंगे, वो छुप कर मुलाकातें नहीं करते। चौधरी निसार साहब आए, फूल की पत्तियाँ निछावर की गई, स्पीकर का कमरा खोला गया, उन्हें बिठाया गया, सारा कुछ किया गया, लेकिन उनसे हलफ नहीं लिया गया। उनकी आमद से कुछ देर पहले टिकट चलते हैं तमाम टीवी चैनल्स पर एक बड़े तगड़े वज़ीर की तरफ से कि 3 साल हल्के का बेड़ा गर्क कर दिया, करोड़ों रुपए के बजट जो है ज़ाय कर दिए, अब हलफ उठाने आ गए। राजा बशार साहब ने कहा। राजा बशार साहब, अब मैंने कुछ लोगों से पूछा मैंने कि यार ये क्या मामला हुआ है? एक रुकनी असम्बली आ रहे हैं, पता है सबको, डिस्कस भी हो रहे हैं, डिप्टी स्पीकर यहाँ भी हो जाते, कोई ना कोई बंदोबस्त तो होना चाहिए था, कोई सिलसिला तो होना चाहिए था, या उन्हें कह दिया जाता जनाब आज आप ना आएँ, आप इस दिन आ जाइएगा, अभी आपके पास टाइम है, इस दिन आके उठा लीजिएगा। ये कौन सी बात थी? तो मुझे उस बड़े सीनियर शख्स ने कहा, उसने कहा राना अज़ीम, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त चौधरी निसार किन के लिए ख़तरा है? देखें यासर, मैंने पहले भी कहा था, चौधरी निसार जहाँ मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरा है, वहाँ पंजाब की वज़ारत आला की दौर में शामिल जिनके लोगों के नाम आते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। आप वो किन किन के नाम आते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो मुतवक्को हैं। देखें, एक ऐसा शख्स जो क्लीन हो, एक ऐसा शख्स जिसकी सियासी अहमियत भी हो और जो पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों को काबिल कबूल भी हो और जिसके पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के साथ रुआबत भी हो, और वो हलफ उठाने आए, उसके हलफ उठाने के बाद फिर ख़तरा किन को होगा? ख़तरा उन लोगों को होगा जो पंजाब में मुतवक्को उम्मीदवार हैं, जिनके नाम डिस्कस किए जाते हैं। 2-2.5 साल तकरीबन खामोशी इख्तियार किया उन्होंने। इब्तदाई 6 माह छोड़ दें, अब 2-2.5 साल से एक शख्स खामोश है, लेकिन खामोशी होने के बावजूद भी वो इतना अहम जरूर है कि वो अगर आके कुछ भी ना करे सिवाय हलफ उठाने के, फिर भी वो खतरा है। वो इशारा भी कोई ना दे तब भी वो खतरा है। बिल्कुल है। देखिए, मैंने कहा था कि चौधरी निसार कोई ओहदा नहीं लेंगे, याद करें हमने अपने प्रोग्राम में कहा था
चौधरी निसार किसी और को ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, वो सफ़बंदी बड़ी अच्छी कर सकते हैं, वो राब्ते बड़े अच्छे कर सकते हैं, वो अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। जैसा आज उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं ऐलान करूँगा मैंने क्या करना है। अब आप गौर करें जनाब, पंजाब के एक तगड़े वज़ीर का और इनका बाकायदा ज़िला कौंसल के इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। ये अगर आप चले जाएँ थोड़ा सा आप माजी में जाएँ तो 83 में एक इलेक्शन हुआ था ज़िला कौंसल का, उसमें पंजाब के तगड़े वज़ीर जिनका तल्लुक़ रावलपिंडी से है वो और चौधरी निसार आपस में मुद्दे काबिल थे। फिर रावलपिंडी से तल्लुक़ रखने वाले तगड़े वज़ीर के करीबी तरीन अजीज़ राजा नासिर जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा, अक्सर 2 इलेक्शन तो वो लड़ चुके हैं मैंने की नशिस्त पे चौधरी निसार साहब के मुकाबले में। तो ये किस तरह हो सकता है और उनको काबिल कबूल होता। उसके बाद मुझे बताएं, लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के बैठे तगड़े लोग जो हैं वो किस तरह चाहेंगे कि चौधरी निसार आए। अगर चौधरी निसार नून लीग को काबिल कबूल होता है तो फिर हमजा भी गया। नहीं, काबिल कबूल कहाँ पे होगा। आज तो अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कह दिया कि नून लीग वो छोड़ चुके हैं, अब उनकी मर्जी। मैं उसी तरफ आना हूँ। आज मुझे बताएं, कुछ चैनल्स ने चला दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात थी। भाई शहबाज शरीफ बहुत सियाने आदमी है, वो जब तक मैंने कहा था जहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता उस वक्त तक वो वहाँ पे पाँव नहीं रखेंगे किसी ऐसी जगह पे। तो मुस्लिम लीग नून के लिए भी वो ख़तरा, PTI के लिए भी वो ख़तरा, किसी और के लिए भी ख़तरा। तो चौधरी निसार का आज हलफ ना उठाना, मैं क्लियर आपको बता दूँ, ये बिल्कुल बात बता दूँ, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। ये बात ये बाकायदा प्लानिंग थी और चौधरी निसार को इस बात का इल्म था। चौधरी निसार किसकी प्लानिंग उन लोगों की थी जिनकी वजारत उस्मा, वजारत आला जो है ना, जिनके लिए जो समझते हैं कि पंजाब में हम ही उम्मीदवार हैं और एक नया उम्मीदवार। अच्छा, ये नेचुरली तौर पे है ना, मैं कहता हूँ जी मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ और मेरे मुकाबले में यासर रशीद पहलवान आ जाए तो मुझे ख़तरा तो पड़ेगा ना यासर। इसी तरह पंजाब में जो 3, 4 या 2 लोग वजारत आला के उम्मीदवार हैं, कोई है और कोई उम्मीदवार है, मैं ये दोनों चीज़ें कह रहा हूँ, कोई है और कोई उम्मीदवार है, तो उनके लिए चौधरी निसार सबसे बड़ा थ्रेट था। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, चौधरी निसार के आने का पता था, सबको पता था, सारे मीडिया को पता था। अजहर अब्बास साहब ने क्या कहा एक चैनल पे कि जनाब मुझे कहा गया कि चौधरी निसार हलफ उठाने नहीं आएंगे, मुझे स्पीकर हाउस से पता चला। यही कहा अजहर अब्बास ने, सॉरी, किसी ने कहा नहीं आएंगे, हमने भी कहा नहीं जी वो आएंगे, वो आए हैं। अब मुझे बताएं, जिसका मीडिया इंतज़ार कर रहा है, जो डिस्कस प्रोग्राम्स में हो रहा है, उसके लिए फिर वो क्या उसका इल्म नहीं होना चाहिए था? क्या उसका पता नहीं होना चाहिए था कि हलफ उठाने आ रहे हैं तो इनका ले लिया? मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार की आज अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, चौधरी निसार का कद ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा एक सवाल, राना साहब, आपका ये कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब या चौधरी बरादरान जिसके साथ खड़े हों वो खड़े रहते हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये है कि जब MPA बने तो तब उन्हें मैंने फ़ोन किया हलफ बर्दारी के लिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर महीने बाद किया, फिर 6 माह बाद किया, फिर 6 माह बाद रब्ता किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब आप क्या समझते हैं कि हमदर्दियाँ अभी चौधरी निसार के साथ उनकी होंगी या अभी उनके दरमियान भी खलफशारी चल रही? अब ये बात तो है, मौक़िफ़ तो सामने आता है ना कि जो एक बंदा खुद रब्ता करता रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैंने पहले कहा, बड़े वज़ादार आदमी हैं, वो जिनके साथ खड़े होते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं और उनसे बड़ा जोर तोड़ का मास्टर पंजाब में कोई नहीं है, एक ज़हन में रखिएगा। और चौधरी निसार भी बड़ा वज़ादार आदमी है और चौधरी निसार जो हैं उनमें और चौधरी बरादरान में तल्लुकात भी अच्छे हैं, बुरे तल्लुकात नहीं है, दोनों ख़ानदानी आदमी और अच्छे तल्लुकात हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन एक ज़हन में रखिएगा, जब आप दौर में शामिल होते हैं ना, इक़्तिदार लेने की दौर या पहलवान बनने की दौर या चौधरी बनने की दौर, तो दोनों तरफ तो चौधरी हैं ना, फिर तो दौर तो लगती है ना। ये अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल इससे मुताल्लिक, जब उनसे सवाल ये किया गया कि आप पे प्रेशर स्पीकर पंजाब असम्बली का है या PTI हुकूमत का, तो उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है कि 2 दिन बाद बताऊंगा। मुतवक्के जवाब क्या हो सकता है 2 दिन बाद? 2 दिन बाद चौधरी निसार खुल के बात कर देंगे, सब कुछ सामने ले आएंगे, वो ढकी छुपी बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल खुल के कर देंगे। यार मैंने तो आपको क्या है कि उनको भी इल्म था कि उनके साथ आज क्या होना है, ये मुझे भी पता था, ये आपको भी पता था, पाकिस्तान के मीडिया के बहुत से लोगों को इस बात का इल्म था कि उनके साथ ये क्या होना है और ये हुआ। 2 दिन बाद वो इंतज़ार करेंगे, मेरी इत्तला है कि वो हलफ उठा लेंगे, मेरी इत्तला है कि वो हलफ उठा लेंगे और जिनको कोई तकलीफ़ है
या जिनको खदशात हैं उन तक वो ये बात पहुंचा चुके हैं कि अभी मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सियासत उनका हक है, उन्होंने सियासत करनी है। ये मैं समझता हूँ कि उनसे डरना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने उसे जमात से बाहर करने की कोशिश की, जिन्होंने उनके मुकाबले में उम्मीदवार लाने की कोशिश की, जिन्होंने उनको पार्टी के अंदर ज़ीरो करने की और पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत की कोशिश की। मेरा ख्याल है उनको डरना चाहिए, बाकी जो लोग हैं उनको नहीं डरना चाहिए। चौधरी निसार जो हैं वो पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार नहीं हैं। अगर उन्हें कहा जाएगा कि आप वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ, अगर उन्हें कहा जाएगा कुछ और बन जाए, वो नहीं बनेंगे। यासर ये नोट कर लीजिएगा, वो आने वाले वक्त का इंतज़ार करेंगे, वो आने वाले वक्त के लिए अपना पीटीआई हुकूमत के दौरान वो ऐसी कोई ऑफर कबूल नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ, आने वाले वक्तों में आपको नज़र आ जाएगा वो नहीं करेंगे। वो हलके के लोगों की मजबूरी, वो हलके में एक नया इलेक्शन नहीं चाहते अपने हलके में, वो अपने हलके में एक ऐसी मूवमेंट नहीं चाहते कि वहाँ पे एक सियासी माहौल दोबारा से हो, वो किसी और तरफ चले जाए, वो नहीं चाहते। मैं आपको बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहा हूँ। यानी मुतवक्के वो जो बिल है उसकी वजह से वो ये इकदाम उठाने पे मजबूर हुए हैं। बिल्कुल उसकी वजह से। दूसरी बात है उन्होंने एक इकदाम ये है, दूसरी बात ये है कि भाई इलेक्शन की तैयारी है, 1.5 या 2 साल बाद जो इलेक्शन होना उसकी तैयारी शुरू हो जाती है ना, तो वो तैयारी के हवाले से भी वो असेंबली में आना चाह रहे हैं। अब जो ऑर्डिनेंस आएगा कि जिसमें 60 दिन के अंदर आप अगर हल्फ ना उठाए तो आपकी रुकनीत मनसूख हो सकती है। आप देखिए वो कह रहे हैं मैंने पैसे लेने हैं, ना तनख्वाह लेनी है, ना मैंने कोई और मराहत लेनी है, मैंने कुछ नहीं लेना। तो जो मराहत नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, क्या उसने वजारत आला लेनी है? नहीं लेनी है। सही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राना साहब शहबाज शरीफ साहब के जानिब से दिए गए इशाइये के हवाले से, जिसमें अपोजिशन जमातों को मदऊ किया गया, उनके सरबराहान को मदऊ किया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ सकी। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये तमाम एक मेज़ पर फिर से यकजा हो सकते हैं? मैं आपको बड़ी क्लियर और अंदर की बात दे दूँ, कुछ दिनों बाद ये बात हर शख्स की ज़ुबान पे होगी। शहबाज शरीफ का ज़ोहराना इशाइया, मुलाकातें, राब्ते, फ़ोन पे गुफ्तगू, इतलात, एक दूसरे से सलाह मशवरे सिंपल से हैं कि जनाब इस हकूमत के ख़िलाफ़ इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको एक अंदर की बात बता दूँ, नवाज शरीफ का बयानिया नहीं होगा, नवाज शरीफ का बयानिया नहीं होगा। शहबाज शरीफ ये सारी बातें, ये सारा कुछ लंदन जाने से पहले कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, कुछ अरसे बाद जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, हुकूमत के रोके जाने के बावजूद वो लंदन जा रहे हैं। और लंदन जाकर वो अपने भाई साहब से जाके ये कहने जा रहे हैं कि आखिरी मौका है, जनाब बयानिए को बदल दें। अगर वो बयानिए को बदलने पर राज़ी हो गए तो ये आकर सियासत में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। अगर वो राज़ी ना हुए तो फिर कमर की दर्द भी हो सकती है शुरू, फिर कुछ और भी शुरू हो सकता है। मैं ये आपको बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ। और आज क्या गुफ्तगू हुई है? आज गुफ्तगू अंदर यही हुई है कि जनाब हमने अगर हुकूमत को घर भेजना है तो आइनी और जमहूरी तरीके से भेजना, गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और उसके बाद कहा गया कि बिल्कुल इस हुकूमत के साथ गुजारा नहीं है, लेकिन ये हुकूमत घर चले जाती है तो फिर हुकूमत कौन करेगा? क्या फिर हम हालात को संभाल लेंगे? क्या हालात जो हमारे काबू में आ जाएंगे? तो अक्सरियत की फिर राय ये थी कि इनके खिलाफ तहरीक चलाई जाए, असम्बलियों के अंदर, बाहर पार्लियामेंट के अंदर, बाहर शोर डाला जाए, इनको यही कहा जाए कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस राय में JUIF तो शामिल नहीं होगी। JUIF बेचारे का तो जनाजा निकाल दिया ना आपने। या सर आपने तो जनाजा निकाल दिया। इशाइया ये मौलाना फजल रहमान का है। आज इस पूरे इशाइये में, ज़ोहराने में मौलाना साहब आपको किसी जगह डिस्कस होते नजर आ रहे हैं? क्या उन पे सारा जो फोकस होता है कि मौलाना साहब पे है? ये तो वही हुआ है बेचारा कि कप्तान, पहले वो कप्तान थे, फिर आपने उसको 7वां खिलाड़ी बना दिया, अब आपने रख दिया 13वां खिलाड़ी। 2 ज़ख्मी होंगे तो इनको बीच में ले आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इनके बगैर भी टीम चल सकती है। आपने ये कर दी है। सियासत इतनी जालम चीज़ है कि वो मौलाना जो ज़ोहराना देते थे, वो मौलाना जिनके कहने पे जगह डिसाइड होती थी, वो मौलाना जिनके लिए सारा दिन हम बैठ के इंतज़ार करते थे PDM का इजलास ख़त्म होगा, जनाब बाहर खड़े होंगे, मौलाना साहब का ऐलान करेंगे। आज किसका ऐलान हो रहा है? इंतज़ार हो रहा है। कहाँ पर जा रहा है? डिस्कस क्या हो रहा है? शहबाज शरीफ का ज़ोहराना। डिस्कस क्या हो रहा है कि किस किस जमात से कौन कौन आ रहा है? डिस्कस क्या हो रहा है जनाब अंदर जाके बात क्या होनी है? डिस्कस क्या हो रहा है जनाब आगे लाया अमल क्या होगा? क्या यह हुकूमत के खिलाफ मुतहिद कर पाएंगे? या चेयरमैन थे ना वो कमेटी के, वो PDM के चेयरमैन थे।
उनकी जगह शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहा है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिन्होंने लेकिन अगर आने वाले दिनों में तहरीक चढ़ी और पब्लिक में जाना पड़ा तो तब मैन पावर तो मौलाना की चल सकती है ना। तहरीक चलाएगा? कौन पब्लिक में जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, लो, अगर पब्लिक में जाने के लिए आप कहेंगे जो इस्तीफे दें, इस्तीफे तो देने का ऑप्शन ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती। चले जी, एहतजाजी मुजाहरा किया, तस्वीर बनी, रात को टीवी चैनल पे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, बस इससे आगे कुछ नहीं है। कौन वो सब कहते हैं, मैं आपको ये मुसद्दका बात कह रहा हूँ, सब ने कहा है कि इस वक्त में अपने गले में तो कौन डालेगा। वो कह रहे हैं ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। जिस मुल्क के अंदर मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी की कीमत जो है वो आसमान को छू रही हो, जिस मुल्क के अंदर हर चीज़ नायाब हो रही हो, जो वहाँ की पैदावार, तो कौन संभालेगा? कोई नहीं, हुकूमत संभालेगा। ये सिर्फ एक अंदर आज शहबाज शरीफ ने एक पैगाम दिया है कि मेरा नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, मैं मुस्लिम लीग हूँ, मैं मुस्लिम लीग हूँ। आपने आगे कोई सियासी इत्तेहाद करना है, आगे कोई तहरीक चलानी है, तो मैं हूँ शहबाज शरीफ, आपने मुझसे रब्ता करना है। ये है। नहीं, इस तरह आप देखें कि रफ्ता रफ्ता 6 माह बाद हर कोई अपनी सदारत वज़ा कर रहा हो, अहकामात वज़ा कर रहा हो और बता रहा हो कि मैं मुस्लिम लीग नून हूँ, तो तब उस पार्टी में इस्तेहकाम कैसा आएगा? देखिए, पार्टी में इस्तेहकाम होना या ना होना, मैंने कहा ये पार्टी सब जा रही है, सब जा रहे हैं 2023 की तैयारी करने। शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ रहा है ना मुझे। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले PDM के इजलास में 3 लोग डिस्कस होते थे, सिर्फ 3, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो, यही होते थे ना 3 डिस्कस। बाकी तो पूरी टीम वो थी कि जिनमें से खिलाड़ियों के नामों का भी नहीं पता था। जिस तरह आजकल वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो रहे वेस्ट इंडीज़ में, T20 हो रहा है, 20 मिनट T10 हो रहा है, तो पता भी नहीं कौन सा खिलाड़ी है, 1-2 खिलाड़ी को। यही PDM में था कि 3 खिलाड़ियों के नामों का पता था, बाकी ये भी नहीं पता था किस मुल्क की टीम के खिलाड़ी हैं, कौन सा रखा हुआ। ये था भैया, अब नहीं है। आज के इवेंट में आप देखें ना, बिलावल डिस्कस नहीं हो रहे, बिलावल ने अपने बंदे भेज दिए, वो आ गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, परवेज़ शीरी रहमान, ये आ गए। आप देखें कि मौलाना साहब डिस्कस हो रहे हैं, मरियम डिस्कस हो रही हैं, नहीं हो रही ना, तो फिर यही तो शहबाज शरीफ की और उन कुव्वतों की कामयाबी है जो चाहते थे कि जमहूरियत को जमहूरी तरीके से चलने दिया जाए, जमहूरी तरीके से तब्दीली लाई जाए। जमहूरी तरीके से तब्दीली है पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली नहीं है। समझते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो 1 मैन आर्मी है और इसी तरीके से ये आगे चली रहेगी, लेकिन ये सियासी तौर पर शुगल मेला भी जारी रहेगा। हर तरफ से सवालात भी उठाए जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए जाएंगे, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात को मनवाता कौन है? माज़रत से मैं एक बात कह दूं, इसलिए शुगर मेला ये जारी रहेगा। शहबाज शरीफ सियासी जमात के सदर हैं, बिलावल सियासी जमात के रहनुमा हैं, मौलाना सियासी जमात के रहनुमा हैं। इनकी कोई परचून की दुकानें नहीं है कि इन्होंने सामान बेचना है, तो इन्होंने यही शुगल करना है ना, सियासत ही करनी है ना, तो सियासत में ये चलता रहेगा। अवाम को ये पागल बनाया जाएगा, इस तरह नहीं इस तरह, हुकूमत भी बनाएगी, अपोजिशन भी बनाएगी, इसी तरह चलता रहेगा। अवाम का क्या बनेगा, ये एक सवाल है। अवामी नुमाइंदे क्या सोचते हैं और हमारे यहाँ पे वो सोच क्या है, इसी पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पर सियासी गहमा गहमी भी जारी है, वहीं पर कोरोना वबा का हमें सामना है। इस वक्त 3 सूबे ऐसे हैं जहां पर तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो चुकी हैं, जबकि सिंध ने तालीमी सरगर्मियां बहाल नहीं की। हम सियासत में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कोरोना वबा की बात करते हैं कि इस दौरान अभी तक जो पंजाब हुकूमत ने रिलैक्सेशन देने का फैसला किया है वो किन बुनियादों पर क्या है और आने वाले दिनों में मुआशी रोजगार कितना बेहतर होगा। और फिर सियासी मंजरनामे पे आएंगे। हमें ज्वाइन किया वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है, अब उसके ट्रायल होंगे या उस पर अभी से काम शुरू हो जाएगा? इस हवाले से अवाम को खुशखबरी दीजिएगा, बाद में सियासी बातों पर आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि हमेशा की तरह चाइना ने जिस तरह हमारी दोस्ती हमेशा कायम शायम रही है, इसी दोस्ती के तहत ये हमारी मदद की है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उसने अपनी वैक्सीन जो कॉन्साइनो है उसके से उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट करके और ये वैक्सीन जो है वो तैयार की है। आपको पता है कि ये वबा में तो कहीं जाना नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जितने लोगों को हम वैक्सीनेट कर लें उतने ही तरीके से हम इस वबा को कम कर सकते हैं। और उसके लिए अपनी वैक्सीन जब तैयार होनी शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान जब इंशाल्लाह खुद कफील होगा
तो उसका ये मदद होगी कि हर वक्त जो हमें इधर उधर से जो खरीदनी पड़ती है उसमें से हम निकल जाएंगे। कब तक डॉक्टर साहबा, कब तक ये वैक्सीन जो है, जो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी कौम के लिए और सब सुन रहे हैं, कब तक ये वैक्सीन हमारी मार्केट में आ जाएगी? कब तक ये वैक्सीन जो है इसका ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगे और ये बाकायदा से लगनी शुरू हो जाएगी? देखिए जी, ये फैसल सुल्तान साहब ने आज ट्वीट की है और कल NCOC की मीटिंग के बाद ये बाकायदा अनाउंस सारे प्रोग्राम को अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी अपनी यहाँ वैक्सीन जो है वो तैयार होनी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको पता है माशाल्लाह इतनी बड़ी आबादी है हमारी 22 करोड़ लोगों की। पूरी हुकूमत की कोशिश है कि इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हम इस दिसंबर तक कम से कम कुछ नहीं तो 50। डॉक्टर साहिबा, इत्तलात ये है पाक वैक के नाम से वैक्सीन आ रही है, क्या ये कैंसाइनो का नाम पाक वैक होगा या पाक वैक अलग से एक प्रोजेक्ट है और कैंसाइनो अलग से है? मेरे ख्याल में बेसिकली ये समझनी चाहिए कि देयर टू सॉर्ट्स ऑफ वैक्सीन। एक वो वैक्सीन है जो बेसिकली एटेनुएटेड वायरस से जो वैक्सीन बनती है, यानी जिसको डेड वायरस कहते हैं, कि वो आप जब देते हैं तो उससे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। चाइनीज वैक्सीन सारी जो हैं वो उसके ऊपर बेस्ड है एंड दैट इज व्हाई वो ही फार्मूला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन जो है जिस तरह होता है कि कोरोना से बचाव के लिए इतने फीसद इसके इम्कान होते हैं, महफूज होती है 70%, 90%, 95%, 80%, कितने फीसद होगी ये कारामद होगी? देखिए, कॉन्साइनो का तो आपको पता है बहुत बड़ा ट्रायल जो है यहाँ चला और सिमिलैरिटी कॉन्साइनो के साथ है। तो ये मैं बताती चली जाऊँ कि इसकी अच्छी बात ये है कि हमारे जो इलाके के यानी हमारे मुल्क के में जो कॉन्साइनो लगाई गई वो देखी गई है कि 90% इट इज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग इम्यूनिटी। सिंगल डोज है नहीं? जी, ये सिंगल डोज। डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से। आज चौधरी निसार अली खान साहब बड़े डिस्कस हो रहे हैं। बातें ये भी डिस्कस हो रही हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब के हलफ ना उठाने के पीछे पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत रुकावट बनी हुई है, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत इस मामले से कैसे निकलेगी? मेरा ख्याल है जी, इतने अरसे अगर चौधरी निसार साहब ने पहले हल्फ नहीं लिया तो पंजाब हुकूमत में मेरा ख्याल है बिल्कुल कोई नहीं इंटरफेयर किया था। वो चेमगुड़ियाँ जो शुरू हो जाती हैं, मेरा ख्याल है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बेसिक थिंग इसके जी हलफ उन्होंने उठाना है तो आज नहीं तो कल उठाया जाएगा, उसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। इतने अरसे उन्होंने नहीं उठाया। अब नेचुरली बिकॉज ये भी एक बहुत जाती होती है कि कोई हमारे सियासतदान जो इलेक्ट होते हैं परसों गुजर जाते हैं, वो अपना हल्फ भी नहीं देते और फिर वहाँ भी नहीं आते, असेंबली में भी नहीं आते, वो फिर अपनी जो जहाँ से वो इलेक्ट होते हैं वहाँ के लोगों का नुकसान होता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है चौधरी निसार साहब ने डिसाइड किया कि हल्फ लेना है तो इंशाल्लाह ले लेंगे जल्द। ये 2 दिन बाद वो आ रहे हैं दोबारा, मेरा ख्याल 2 दिन बाद तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी? जी बिल्कुल कोई ऐसी रुकावट नहीं है, बिल्कुल। 2 दिन में ऑर्डिनेंस तो नहीं आने वाला? मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम हमेशा कोई ना कोई गलत काम ही देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल आई डोंट थिंक कोई ऐसी बात है। लेकिन मैं ये बता दूं कि इतना अरसा उन्होंने नहीं लिया, अब वो लेना चाह रहे हैं तो जरूर लें। हमें तो बिल्कुल कभी किसी पे एतराज नहीं हुआ। अब इतने अरसे से सागदार साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो भी तशरीफ लेके आए, वो भी अपना हेल्प लें, हम उनको भी मना नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि सारे लोग जो बाहर मशहूर होकर बैठे हैं वो अपने मुल्क में वापस आएँ। आखिर सियासत इसी मुल्क में करनी है ना, तो वलायत में बैठ के तो नहीं सियासत कर सकेंगे। तो बड़ा मुश्किल काम है ना कि आप इलेक्ट तो होना चाहते हैं पाकिस्तान से और सियासत आप बैठ के वलायत से करेंगे, वो जरा मुश्किल काम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि सागदार साहब भी तशरीफ लाएं और वो भी करें अपना। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में सुना है आपको ये पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आ रही हैं और KPK के मुकाबले में आप जल्द पंजाब को भी वो तमाम सहूलतें दे रही हैं। आपके हेल्थ कार्ड का इंतज़ार करते करते लोग थक गए हैं। कहा गया हेल्थ कार्ड हर घर की दहलीज पे पहुंचेगा। कोई शक नहीं कि आपने पंजाब के अंदर मेडिकल के शोबे में, हेल्थ के शोबे में बड़ा काम हुआ, लेकिन आम आदमी जो है उस तक अभी तक हेल्थ कार्ड पहुंच नहीं सका। मेरा ख्याल है राना साहब, अभी तक आपको पता है कि 52 लाख कार्ड तो हमने पिछले साल के आखिर तक सब बांट चुके थे। 2019
की फरवरी में हमने शुरू किए थे कार्ड बांटने, और 2020 की जनवरी के अंदर मुकम्मल करके 52 लाख फैमिलीज को हम कार्ड दे चुके थे। अब मकसद ये है कि उसके बाद इमरान खान साहब ने, आपको पता उनकी विजन है कि हमें सेहत की अच्छी से अच्छी सहूलत हर पाकिस्तानी का हक है। जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से इस वक्त आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पे हर फैमिली को कार्ड मिल गया है। तो ये जब उन्होंने हमसे कहा कि आप भी इसी लाइन पे काम करें, तो ये हमारी कमिटमेंट है पंजाब हुकूमत की कि इस साल के एंड तक इंशाल्लाह सारा पंजाब जो है उसके अंदर हर वो बंदा जो पंजाब का डोमिसाइल है और वो उसके पास CNIC कार्ड है, उनके पास ये सहूलत होगी हेल्थ कार्ड की। और जो पंजाब में आके बसे हैं दूसरे सूबों से और उनके पास नहीं है पंजाब का डोमिसाइल है, तो वो इससे महरूम रहेंगे। नहीं, देखिए जी, परसों तो पहले तो जो अच्छी बात है कि परसों इंशाल्लाह 2 डिविजन जो हैं वो मुकम्मल तौर पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में शामिल हो जाएंगी, यानी उनको हर फैमिली को कार्ड मिल जाएगा। वो एक तो डीजी खान डिवीजन और दूसरी साहिवाल डिवीजन। इंशाल्लाह इसमें 7 आपको पता है कि जिले बनते हैं। इन 7 जिलों के जितने फैमिलीज हैं उन सबको इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, और इस साल के एंड तक बाकी पूरे पंजाब को, असल में भी जब से ये आपको पता डेवोल्यूशन किया जब से, तो उसमें सेहत जो है वो तो अब सूबों का वो बन गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वजह से सूबा वाइज जो है, लेकिन जो अच्छी बात है सिर्फ पंजाब नहीं, इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बाकायदा इसी तरह हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दर्जा बदर्जा जो सेहत के निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं ये अवाम तक इसका समर पहुंचे। डॉक्टर साहिबा, एक बार फिर से बात करना चाहूँगा चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से। उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब को मशवरा देने के लिए उनके बहुत से दोस्त मौजूद हैं, उनको मशवरा ये है कि ठंडी करके खाएं। ये इशारा किस तरफ किया उन्होंने? ये तो मेरा ख्याल है आपको चौधरी निसार साहब से ही पूछना पड़ेगा। नहीं, आप भी पुरानी है सियासत में, वो भी पुराने हैं सियासत में। अब ज़ीर एक सियासतदान है, किसी न किसी नज़र से तो देखते ही हैं हुकूमत को काम करते हुए। मेरा ख्याल है हमसे तो वो बहुत ज्यादा मंजे में सियासतदान है। मैं तो आपको पता है फील्ड में नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन मकसद ये है कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और चौधरी निसार साहब के साथ अच्छे उनके पुराने ताल्लुकात हैं, शायद वो कोई एडवाइस कर रहे हो जो खान साहब समझ जाए। मेरी समझ से ये बालातर है कि को ये पता लग रहा था जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो माइल हो गया, सारा कुछ दुरुस्त हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब अचानक फिर दोबारा तेज़ी आ रही है। कल अजमल चीमा वज़ीर सूबाई हुकूमत के हैं, कल वो ज़ोहराना दे रहे हैं अपने घर में। मेरे पास जो इतला है जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम लोगों को, तो क्या ये दोबारा से फिर कोई हवा तो नहीं चल रही? मेरा ख्याल है साहब, बात यह है कि देखिए हर क्या कहते हैं पार्टी के अंदर ग्रुप्स बने हुए, और मैं तो पहले दिन भी कभी कोई परेशानी का इजहार मैंने नहीं किया था, और ना मैं आज परेशानी का इजहार करें। देखें, इमरान खान साहब एक एजेंडा के साथ, उनके लिए सबसे अहम चीज है कि देयर शुड बी नो करप्शन इन पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान से हम करप्शन नहीं खत्म करेंगे, और मैं बिल्कुल उनकी इस बात पे यकीन रखती हूँ कि जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी हम कभी तरक्की के रास्ते में नामजद नहीं हो सकते। इसी वजह से उन्होंने कहा क्रॉस द बोर्ड होगी, इसमें कोई भी हो, चाहे हमारे पार्टी का बंदा हो या किसी और पार्टी का बंदा हो, किसी बंदे को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब सोचने की बात तो है ना कि एक आम कारकुन नहीं है, एक आम शहरी नहीं है, एक सूबाई वजीर को अगर ये कहना पड़ जाए कि अटेंशन सीकिंग के लिए धमाका जरूरी होता है, तब तो सोचना पड़ जाता है। मेरा ख्याल है फिर तो आपको इस बात से अंदाजा लग ही गया होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी डगर पे कितने मजबूत हैं और किस मजबूती से वो खड़े हैं। वजह यह है कि जो मर्जी एक इंसान, उसका नाम उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा, और इंसाफ तो आपको तब मिलेगा पाकिस्तान के अंदर जब इंसाफ सबके लिए बराबर हो। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे दोस्त के लिए कुछ और इंसाफ हो और मेरे जो खिलाफ बंदा खड़ा उसके लिए कोई और इंसाफ हो। इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं अगर मेरा दोस्त को गलत काम करे तो उसको भी उतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए जितना मेरे मुखालिफ को मिलनी चाहिए। इसी तरीके से गरीब अमीर के लिए भी एक उतनी सजा होनी चाहिए।
ये हमारे सिस्टम इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुख्ता हैं, ईमान की पुख्तगी पे हैं, अगर वो समझते हैं कि इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो वो उस पर कायम रहें, बेशक उनके सामने समंदर क्यों ना हो। लेकिन अगर वो पुख्तगी नहीं है, अगर कहीं पर डावाडोल है, तो फिर ये सोचना होगा। ये उन्हीं पर मुनहसर है कि वो क्या फैसला करते हैं और किसकी बेहतरी के लिए फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर याशिर साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये है कि ना काम करेंगे ना करने देंगे। उनका यह भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी भी वक्त मांग रहे हैं कि वक्त चाहिए। 50 साल से आप सियासत में हैं, अभी भी कितना वक्त चाहिए। और आज पानी के मसले को लेकर जिस तरह सिंध असम्बली में शोर शराबा हुआ, एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की कोशिश की गई, तो आवाम के मसाइल का हल कौन करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर साहब, आपसे डिस्कस करते हुए हमें वो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पे भी डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले सियासी मंजरनामे पे डिस्कस करूंगा। आज जो सिंध असेंबली में हुआ, आप भी बखूबी उससे वाकिफ हैं और असद उमर साहब की स्टेटमेंट भी आपने सुनी है। तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कब तक जंग जारी रहेगी? अफहाम व तफहीम से, टेबल टॉक के जरिए कब मसाइल हल होंगे? मेरे ख्याल से आपके सामने है जो सिंध सूबे की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से सिंध सूबा काम कर रहा है मुराद अली शाह साहब के अंडर और बिलावल भुट्टो साहब के अहकामात के साथ साथ आपने पंजाब का भी हाल देखा है। मैं समझता हूँ किसी ज़माने में पंजाब में प्रोग्रेस होता था, पंजाब वाज द बेस्ट सर्विंग प्रोविंस इन पाकिस्तान, पर अब वो हालात नहीं हैं। अब लीड भी सिंध कर रहा है। और जब आप बात करते हैं किसी हुकूमत की, किसी हुक्मरान की, जब आप बात करते हैं गवर्नेंस की, तो आपको पता है कि पीटीआई हुकूमत नील बटा नील जीरो पे काम कर रही है। वफाक का क्या हाल है, वफाक की पॉलिसीज़ क्या हैं, अवाम दुश्मन बजट है इनका, महंगाई का बम ये फाड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इनको बददुआएं। और आपको पता है कि जो तरीक़ेकार होता है, अवाम रिवोल्ट कैसे करती है। अवाम का जो रिज़ल्ट है आपको मिलता है वोटों की गिनती से। 12 बाई इलेक्शंस हुई हैं, 12 बाई इलेक्शंस पीटीआई हार चुकी है। ये इमरान खान की नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। आपने देखा है पंजाब है तो वहाँ पर नून लीग लीड कर रही है, अगर सिंध है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। जो सीटें पीटीआई की जीती हुई थी, जो उन्होंने बड़ी लीडों से जीती थी, उन पर ये पहले, दूसरे या तीसरे पर, छठे और सत्ते नंबर पे पीटीआई आ गई है। और पीपल्स पार्टी का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। जो सीटें हम जीते थे 5-6 हज़ार वोट से, हम 40, 50 और 60 हज़ार से जीत के आए हैं। तो ये तो अभी की बात है ना। तो पॉलिसी पे मेरे ख्याल से असद उमर साहब जो हमारी तनकीद ना करें, असद उमर को मैं एडवाइस करूंगा कि वो जाकर अपनी गवर्नेंस का ख्याल करें, महंगाई का ख्याल करें, करप्शन का जो फुकदान इन्होंने 117 नंबर पे हम थे अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अभी उसको 117 से लेकर और 124 नंबर पे इमरान खान चला गया। जो आज आपने सिंध में सख्ती कर दी कोरोना की वजह से, रात 8 बजे के बाद घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई और दीगर इक़दाम कर रहे हैं। अब बहुत से तो लोग ऐसे हैं बेचारे कि जिनके काम ही रात को शुरू होती है। जिस तरह मिसाल के सहाफ़ी ले लें, इनके अदारों में ये रात को जाते हैं, ये रात को आते हैं। आपने किसी को भी उसमें राहत अभी तक नहीं दी। उसके बाद बहुत सी कारोबार ऐसे हैं जो चलते ही रात को हैं। इंटरनेशनल मार्केट जो है पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से नहीं, वो अपने टाइम के हिसाब से चलती हैं। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? क्या इससे रात 8 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलें, इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक हुई आपकी बात और आपके प्रोफेशन की बात, तो भाई सहाफ़ी से तो ना सियासतदान उलझ सकता है, ना उससे पुलिस वाला उलझ सकता है। तो आपका तो 24 घंटे का परमिट है, जहां घूमना चाहे आप घूम सकते हैं। और ऑफ कोर्स जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनको सिंध हुकूमत तंग नहीं करेगी। जो भी आप अगर जरा गौर से पढ़ें तो हमने लिखा है, कोई भी बिला वजह 8 बजे के बाद घरों से ना निकले। डॉक्टर्स की मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं होगी, जर्नलिस्ट की मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई इमरजेंसी में निकलेगा उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ऑफ कोर्स यस, चेक एंड बैलेंस होगा, देखा जाएगा कौन निकल रहा है, पुलिस की पिकेट्स लगेंगी, मोबाइल्स हर जगह पर खड़ी होंगी, क्योंकि हमें जो फिगर बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना है। हमने देखा है हमारे पड़ोस में इंडिया के क्या हालात हैं आज।
हम उससे बचना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से बात करने के लिए। नाज़रीन, हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट देखी जाए जो हफ्तावार ये बताती है कि 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 7 की कीमतों में कमी हुई, जबकि 14 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। लेकिन सवाल यह है कि रोजमर्रा की कितनी अशिया हैं जिनकी कीमतें कम हो रही हैं या मुस्तहकम हैं। रमजान गुजर गया, मुर्गी के गोश्त की कीमत कम ना हुई, 500 से जायद रुपयों में मुर्गी का 1 किलो गोश्त मिल रहा है। लेकिन सद हैफ कि वो 500 रुपए में भी अगर आपको जिंदा मुर्गी ना मिले तो फिर इस कौम का अल्लाह ही वारिस है, इसके हुक्मरानों का अल्लाह वारिस है और उनसे पूछगछ बड़ी सख्त होगी। नाज़रीन, रुख करेंगे राना साहब की जानिब। राना साहब, 100 से जायद रुपयों में मुर्गी का गोश्त मिलता है, बहुत से शहर ऐसे हैं जहां पे 550 में मिलता है, तो क्या वो मुर्गी जानदार है, मजबूत है, तवाना है जिसका गोश्त मिलता है? देखिए यासर, बड़ी अफसोस की बात है, इस हुकूमत ने क्या किया, चाहे वो सिंध की हो, बलोचिस्तान की हो, पंजाब की हो, KPK की हो, वफाक की हुकूमत हो, इन्हें एक चीज़ पकड़ ली जनाब, चीनी महंगी हो गई। ओके जी, बाकी चीज़ें सस्ती हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो रहा है, पाकिस्तान में रमज़ान में होटल बंद, शादियां बंद, तकरीबात बंद, और मुर्गी का गोश्त, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त उस पीक पे चला गया जो पाकिस्तान की तारीख में इतना महंगा नहीं हुआ। ये यासर, मैं आपको कह रहा हूँ, 300 से ऊपर जिंदा मुर्गी मैंने अपनी होश में नहीं देखी। अब हो क्या रहा है? अच्छा, जिंदा मुर्गी, जिंदा तो हो जनाब, इस वक्त क्या हो रहा है ज़रा आप ज़रा नज़र दुराएं ना पूरे पाकिस्तान में। ज़रा किसी शहर में चले जाएं, आम गली मोहल्लों में शवारमे की दुकानें बनी हैं। शवारमा कितने में मिल रहा है? 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 35 रुपये में? हाँ, 35 में भी है, अभी भी मिलता है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमने कहा यार इसकी तहकीक तो करें, ये कहाँ से मिल रहा है भाई, ये किस तरह आधा पाव गोश्त तो बनेगा ना एक शवारमे में, और बोनलेस बनेगा। तो जनाब वो ठंडी मुर्गी का पड़ रहा था। ज़रा फुटेज दिखाएं ना, मैं दिखाऊं। आज लाहौर में पकड़ा ये एक ये मुर्दा मुर्गियाँ, ये जो शवारमे में ये जो आप टक खाते हैं, ये जो पीस लगाते हैं, ये जो आप कहते हैं बारबेक्यू खाना है, ये जो बर्गर्स के अंदर इस्तेमाल होती है, ये देखें, ये आज लाहौर में पकड़ा गया। एक फुटेज में आपको दिखाता हूँ कराची की, कि कराची में एक जगह पे कितनी मुर्दा मुर्गी है, ये भी सप्लाई हुई। ये सारा कुछ हो रहा है। इसे ठंडी मुर्गी का नाम दिया जा रहा है, 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। इसके बाद बीमार मुर्गी अलहदा है, बीमार मुर्गी को कहते हैं कि जनाब ताज़ा मुर्गी, उसका नाम रखा है ताज़ा मुर्गी, बीमार मुर्गी। हाँ, बीमार मुर्गी का ना भी कोड है, ताज़ा मुर्गी, मर गई मुर्गी, इसे कहते हैं ठंडी मुर्गी। ठीक है, ये नाम है इनके। और जो बिल्कुल जेन्युइन मुर्गी है, जिसको जो आपको दुकानों में नज़र आती है, वो 50, मैंने एक से पूछा ये क्या होता है, कहते हैं 50 मुर्गियाँ लाते हैं जिंदा, जो सही तंदुरुस्त होती हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, जो ठंडी मुर्गियाँ हैं या जो बीमार मुर्गियाँ हैं, जिसे ताज़ा मुर्गी कहते हैं, वो ज़िबा करके पहले रख देते हैं, उसका गोश्त पड़ा होता है। गाहक जो आता है, अगर गाहक कहता है जी 5 जिंदा मुर्गियां करें, हम ज़िबा करते हैं, उनके सामने ड्रम में फेंकते हैं, ड्रम के अंदर दूसरी मुर्गी पड़ी होती है, वो निकाल देते हैं। उसे क्या पता है कि जनाब ये वही मुर्गियां या दूसरी है, कहता वो निकाल देते हैं, लगा के गोश्त बना के दे देते हैं। और ये पाकिस्तान में शवारमा, पाकिस्तान में ये बारबेक्यू के 80% जगहों पे यही हो रहा है। और ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है, चारों सूबों की हुकूमत, वफाकी हुकूमत कंट्रोल तो नहीं कर सकी। आज कहा गया है कि जनाब वो फीड महंगी हो गई, दूसरे महंगे हो गए, लेकिन उसके बावजूद एक लॉबी है, एक माफिया है जिसने ये महंगाई कर दी, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। भाई उस माफिया को पकड़ लेंगे, अब मान लिया, लेकिन ये जो इंसानी जानों से खेला जा रहा है, ये जो कोरोना से बड़ी बीमारी है, मुर्दा मुर्गियां खिलाना, मासूम बच्चे जो शवारमा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होता है, यासर ये किसने पकड़ना है? राना साहब, पिछले दिनों ये भी इतला थी कि मुर्गी में बीमारी फूट पड़ी है, जिससे इनकी पैदावार में भी कमी वाक़ हो रही। कहाँ पे कमी वाक़ हुई, मुझे बता देना यार, किस जगह पे वाक़ हुई है? अब भाई अमीर हो गया रातों रात, खरापति बन गया ये पोल्ट्री का काम करने वाले, लेकिन हमारी हुकूमत बस जिस जगह सुई अड़ गई, एक दो चीज़ों के पीछे भाग रही है, असल चीज़ों की तरफ जा ही नहीं रही। इन्हें पता ही नहीं क्रेडिट कहाँ से लेना है, इन्हें इल्म ही नहीं है कि इन्होंने किसको किस जगह से पकड़ना है। पकड़े ना इन लोगों को, क्यों नहीं पकड़ते? मुझे चले मान ले पैदावार कम हो गई, मान लिया, मैं ये भी मान लेता हूँ कितनी कम हो गई। पैदावार कम होने से क्या कीमत बढ़ जाती है? पैदावार कम होने से क्या ये कीमतें आसमान को चले जाती हैं? ये आपने अब भी कंट्रोल ना किया तो ये और मटन, इसका रेट मुझे लगता है बराबर आ जाएगा।
या सर जेन में रखिएगा, बीफ और इसका रेट तो बराबर आ गया ना। आने वाले दिनों में चूंकि ईद उल अजहा आ रही है, जब ईद उल अजहा आती है तो मार्केट में मटन का ये रेशो जो होता है ना, बकरे जो होते हैं उनकी फरोख्त कम आना शुरू हो जाता है। लोग ईद के लिए रखते हैं, व्यापारी भी ईद के लिए रखता है बकरे, ईद में महंगा बिकेगा, तो उस वक्त ये रेट बढ़ता होता था, ये तो अब रेट बढ़ गया है। और इस तरह मुझे तो लग रहा है कि ये मुर्गी जो है ये भी किसी और मुल्क से आ रही है और उसी का सारा हो रहा है। ये तो इंतहा हो गए। या सर खौफनाक चीज़ ये है कि हमारे बच्चों को वो मुर्गी खिलाई जा रही है जो जिंदा मुर्गी नहीं है। सवाल ये है कि अगर इतना पैसा वसूल किया जा रहा है तो उसका असले उसूल भी तो होना चाहिए। अगर मुर्दार ही लोगों को खिलाना है तो बरोज़े महशर क्या जवाब देंगे? एक चीज बता दूं, जिनको ये पकड़ते हैं ना उनकी सुबह जमानत हो जाएगी, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। कानून ही कोई नहीं है इस मुल्क में कि उसकी बेल हो जाएगी सुबह। ये खुद मुझे पुलिस ने भी कहा, डिपार्टमेंट्स में कहा कि सुबह बेल हो जाएगी, हम क्या करें? ये अगर इंसाफ बिला तफरीक है तो इस इंसाफ का जवाब कौन देगा? ये अवाम को सोचना चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।